हेलो दोस्तों, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस चैप्टर में मेमोरी, नंबर सिस्टम और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले हम लोग PYQ कर चुके हैं और PYQ में हमने देखा था कि इन तीनों सेक्शंस से क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो उसी को ध्यान में रख के मैंने क्वेश्चंस को डिजाइन किया है और हम लोग उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, जिससे आपका वो टॉपिक पूरा रिवीजन होते चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हम लोग पहला सेक्शन देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है इसका, विच मेमोरी इज यूज टू रिड्यूस द एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ डेटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कैच मेमोरी। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऑप्शन सी क्यों है, ऑप्शन ए क्यों नहीं है? ये सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जो कैच मेमोरी होती है इसमें वो सारे हमारे डेटा स्टोर हो जाते हैं जो बार बार यूज किए जाते हैं। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो बार बार यूज किए जाते हैं वो कैच मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। जबकि रैम में मैंने क्या बताया था? रैम का फुल फॉर्म था रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका काम ये था कि जो हमारा करंट प्रोग्राम रन कर रहा है उसको वो स्टोर करता है रैम में, तब वो चीज़ चलती है। तो इसीलिए जो है फास्टेस्ट में भी हमने देखा था कि कैच मेमोरी की स्पीड रैम से ज़्यादा होती है, और कैच में जो प्रोग्राम हम बार बार यूज कर रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस को यूज कर रहे होते हैं, वही हमारी कैच मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो इस रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट है हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, और ये एक तरह का नॉन वोलेटाइल टाइप है, नॉन वोलेटाइल। तो ये चीज़ हम लोग अभी आगे देखते हुए चलेंगे। हार्ड डिस्क क्या है? ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ रोम कैन बी इरेज्ड यूजिंग UV लाइट्स, यानी अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करके हम लोग किस टाइप की रोम को इरेज कर सकते हैं? तो मैंने बताया था कि जो हमारा EEPROM था, ठीक, रोम के टाइप में हम लोग देखे थे प्रोम, इसका फुल फॉर्म था प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, EEPROM का फुल फॉर्म था इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। ठीक, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल से आ गया, तो इसका मतलब ये किस टाइप की मेमोरी हो गई? इलेक्ट्रिकली जो इरेज की जा सके, और इसको बार बार हम लोग इरेज और फिर से लिख सकते हैं, मतलब रीड राइट कई बार कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, बाकी मैं नहीं लिख रहा हूँ। रोम का फुल फॉर्म आप जानते हैं, रीड ओनली मेमोरी। तो हमारा जो EEPROM था, मैंने बताया था इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म था केवल इरेजेबल, इरेजेबल। इसमें क्या होता था, हम लोग डेटा को कैसे मिटा सकते थे या उसको इरेज कर सकते थे? UV रेज का यूज करके। वहाँ पे भी मैंने इस चीज़ को बताया हुआ था कि EEPROM में हम लोग UV रेज का यूज करते हैं, जबकि EEPROM में डेटा को बार बार रीड और राइट किया जा सकता है। किसके हेल्प से? इलेक्ट्रिकली, मतलब इलेक्ट्रिक मेथड से। जबकि प्रोम में क्या था, एक बार का हमारा ऑप्शन था, एक बार इरेज करके उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि रोम हमारी परमानेंट मेमोरी होती थी। इसमें जो डेटा एक बार स्टोर कर दिया थे वो चेंज नहीं होते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड डायरेक्टली एक्सेसिबल बाई CPU। तो नॉन वोलेटाइल में अगर आप देखेंगे तो हमारी सेकेंडरी भी आती है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। सेकेंडरी मेमोरी जो भी हमारी है वो सारी आती हैं, और प्लस रोम तो आता ही आता है। रोम हमारा मेन मेमोरी का हिस्सा है। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि रैम होता है सिर्फ या रोम होता है, तो आप लोग वो वीडियो जा करके देखिएगा मेमोरी वाली, उसमें मैंने सब कुछ क्लियर कट बताया हुआ है। तो रोम भी हमारा प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है, और ये नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई चली जाए हमारी, तब भी डेटा उसमें रिटेन रहता है, वो डेटा कभी भी डैमेज नहीं होता है लाइट कटने से। तो ये हो गया हमारा रोम, और ये हो गया सेकेंडरी मेमोरी। तो जितने भी हमारे CD, DVD ये सारे हैं, ये सब सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। ये दोनों नॉन वोलेटाइल हैं। तो इसमें देखिए एग्जाम में अगर सेकेंडरी का भी एग्जाम्पल दे देगा तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन इसमें देखिए एक पॉइंट क्या ऐड किया हुआ है, डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय CPU। तो CPU डायरेक्टली एक्सेसिबल करेगा जो सबसे पहले उसके पास में होगा, और वो CPU के अंदर होता है हमारा रोम। ये एक तरह का प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन ये परमानेंट मेमोरी है, यानी नॉन वोलेटाइल टाइप का है। जबकि रैम और कैच और रजिस्टर ये तीनों कौन से हैं? वोलेटाइल हैं, और ये सारे प्राइमरी मेमोरी के या मेन मेमोरी के हिस्से हैं। जबकि हार्ड डिस्क ये तो है आपका नॉन वोलेटाइल, लेकिन यहाँ कहा है कि डायरेक्टली एक्सेसिबल, तो इसलिए हमारा हार्ड डिस्क का ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक, तो इस चीज़ को क्लियर कट रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
कैच मेमोरी इज जनरली मेड अप ऑफ विच टेक्नोलॉजी। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये हमारा स्टैटिक रैम के टेक्नोलॉजी पे बनाया जाता है। और हम सभी को पता है कि जो हमारा स्टैटिक रैम होता है उसकी स्पीड डायनेमिक रैम से ज़्यादा होती है। तो इसीलिए इसको जो है स्टैटिक रैम टेक्नोलॉजी पे वर्क करने के लिए बनाया जाता है। बस इतना याद रखिएगा। स्टैटिक रैम इज़ फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव हेंस यूज फॉर कैच मेमोरी। तो यही टेक्नोलॉजी यूज होती है। इस स्टैटिक रैम हमारा कैच नहीं है, बस ये जो टेक्नोलॉजी इसको बनाने में यूज हो रही है स्टैटिक रैम को, वही टेक्नोलॉजी यूज हो रही है कैच मेमोरी को बनाने में। बस इतना सही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेमोरी हैज़ द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम। तो इस पर मैं एक ट्रिक वाली वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए 5 मिनट में, क्योंकि ये अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता रहता है। तो मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो उसकी एक मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि अगर इसमें बताऊँगा तो वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसमें फास्टेस्ट एक्सेस टाइम पूछा है। तो फास्टेस्ट में मैंने बताया था रजिस्टर सबसे नंबर 1 पे, फिर होता है कैच मेमोरी, फिर होता है रैम, फिर होता है रोम, उसके बाद आता है सेकेंडरी जो भी है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। तो इसमें ऑप्शन में क्या है, रजिस्टर दिया है, हाँ, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली। तो मैंने बताया था कि जो हमारा डायनेमिक रैम होता है, ऑप्शन सी इसका जो है, इसका नाम ही डायनेमिक इसलिए क्योंकि इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है। तो डी रैम यानी डायनेमिक रैम लूजेज चार्ज क्विकली एंड नीड्स फ्रीक्वेंट रिफ्रेशिंग। और रैम मैंने बताया था रैम के 2 टाइप होते हैं, एक होता है स्टैटिक रैम और एक होता है हमारा डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम में यही था कि डायनेमिक रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश नहीं करना होता है। दोनों ही वोलेटाइल मेमोरी हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। और दूसरी चीज़ स्पीड अगर देखिए तो स्टैटिक की ज़्यादा होती है। और ये सारी चीज़ें मैं एक ट्रिक से याद करा दूंगा, एक वीडियो में लाऊंगा उस पर ट्रिक पे, तो आपको जीवन में कभी नहीं भूलेगा कि कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्चुअल मेमोरी इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग विच मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारे रैम को जब एक्सटेंड करना होता है, रैम का जो एक्सटेंशन होता है, कभी कभी हमारा जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है उसमें से कुछ पोर्शन उसको प्राइमरी मेमोरी की तरह एक तरह से यूज कर लिया जाता है, यानी रैम की तरह यूज कर लिया जाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। इससे हमारा क्या होता है, स्पीड कंप्यूटर का बढ़ जाता है, क्योंकि रैम ही है जो हमारे करंट रनिंग प्रोग्राम को स्टोर करता है। तो वो प्रोग्राम अगर बड़ा है तो इसको स्टोर या चलाने के लिए हमें बड़ा रैम चाहिए। और उस समय अगर हम लोग जो भी हमारा स्टोरेज अवेलेबल है हार्ड डिस्क ड्राइव में उसको अगर यूटिलाइज कर लें तो वो हमारा हो जाएगा वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। तो अब मुझे लग रहा है आपको वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि रैम का पावर बढ़ाने के लिए हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव या SSD जो भी हमारा हो सिस्टम में, उन दोनों में से किसी एक का कुछ पार्ट हम लोग यूज कर लेते हैं रैम के लिए, और वही हमारा वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेमोरी स्टोर्स माइक्रो प्रोग्राम्स फॉर CPU ऑपरेशंस। तो प्रोग्राम को जो स्टोर करता है माइक्रो प्रोग्राम्स को, वो रोम में स्टोर होते हैं जाकर के। रोम का फुल फॉर्म लोगों ने देखा था, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, इसमें भी हम लोग कई प्रकार देखे थे, प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, EEPROM इसका फुल फॉर्म अभी हम लोग ऊपर देखे थे। इरेजेबल, इसका नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें UV रेज का यूज किया जा रहा था। ठीक, EEPROM में इलेक्ट्रिक का यूज किया जा रहा था उसको रीड और राइट करने के लिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये वर्डिंग याद रखिएगा। माइक्रो प्रोग्राम्स एक्चुअली में एक तरह से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर समझ लीजिए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के फंक्शनिंग को बढ़ाते हैं, तो उसीलिए माइक्रो प्रोग्राम्स यूज किए जाते हैं। तो माइक्रो प्रोग्राम्स बेसिकली कोई हमारा अगर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है तो उसके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, उसी को हम लोग माइक्रो प्रोग्राम्स कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
और ये रोम में रहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। क्योंकि आपको पता है रजिस्टर, कैच और रैम ये तो लाइट कटते ही या इलेक्ट्रिक सप्लाई ख़त्म होते ही गायब हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, तो इसमें रखने का कोई मतलब नहीं हुआ, तो रोम में ही रखे जाते हैं। विच मेमोरी टाइप इज बोथ रीडेबल एंड इरेजेबल इलेक्ट्रिकली। अभी मैंने बताया था कि जो रोम का पोर्शन होता है ई प्रोम, ये वाला जो वर्जन था हमारा ई प्रोम वाला, इसमें इलेक्ट्रिकली हम लोग डेटा को इरेज कर रहे थे और रीड कर रहे थे। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रोम में तो सिर्फ एक ही बार ऑप्शन मिल रहा था, ठीक, और ई प्रोम में यूवी रेज का यूज किया जा रहा था, तो ये भी क्वेश्चन हम लोग ऊपर देख चुके हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ कैच मेमोरी इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो ये किस प्रिंसिपल पे आधारित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लोकलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपके घर के बगल में ही कोई दुकान खुल गई, एक दुकान बहुत दूर है, आपका घर मान लीजिए यहाँ पे, एक दुकान यहाँ पे है और एक दुकान यहाँ पे है, तो आपको डेटा जो बार बार सामान लेना है तो आप बार बार तो यहाँ पे लेने जाएंगे नहीं, तो कोशिश करेंगे जो घर के पास में उसी से ले लें। तो लोकलिटी ऑफ रेफरेंस यही बता रहा है कि जो हमारे पास का है इसी को, जो बार बार हमारे इंस्ट्रक्शंस या सामान यूज हो रहे हैं हम लोग पास वाली दुकान से ले रहे हैं, उसी तरह से जो जो इंस्ट्रक्शन हमारे बार बार यूज हो रहे हैं उसको हम लोग कैश मेमोरी में स्टोर करके उसी को यूज कर लेते हैं। तो यही लोकलिटी ऑफ रेफरेंस हो गया। तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिख दिया है। फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा टेंड्स टू एक्सेस्ड अगेन सून, इसीलिए जो है उसको कैश मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो वही है लोकलिटी ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय सीपीयू। तो सीपीयू के द्वारा मेन मेमोरी, उसी को तो हम लोग मेन मेमोरी कह रहे थे या फिर इसको प्राइमरी मेमोरी कह रहे थे। तो ये सारे कौन कौन से थे, रजिस्टर थे, कैश मेमोरी था, रैम था और रोम था। ये सारे हमारे सीपीयू के पार्ट हैं, सीपीयू के अंदर रहते हैं, तो ये सीधे एक्सेस हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी है ये अलग से लगाया जाता है, इसीलिए इसका नाम ही सेकेंडरी मेमोरी है। तो सेकेंडरी में जो भी वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जाता है, सबसे पहले इसी पे फोकस किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हार्ड डिस्क मस्ट डेटा मस्ट बी लोडेड इनटू रैम फर्स्ट, इसीलिए इसको जो है पहले एक्सेस नहीं कर पाता है, क्योंकि पहले तो वो रैम को करेगा, लेकिन रैम में डेटा कहाँ से आएगा, हार्ड डिस्क से लेंगे, तो इसीलिए ये इसका नाम भी सेकेंडरी मेमोरी है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच मेमोरी यूजेज सेल्स विथ कैपेसिटर्स। तो इसमें कैपेसिटर टेक्नोलॉजी वाली कौन सी हमारी मेमोरी होती है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा जो हमारी डायनेमिक रैम है, इसको मैंने बताया था कि इसकी स्पीड स्लो होती है स्टैटिक रैम से। और दूसरी चीज़ क्या है, इसको बार बार रिफ्रेश करना होता है। तो ये कैपेसिटर सिद्धांत पे आधारित होती है हमारी डायनेमिक रैम, कैपेसिटर, ठीक, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वोलेटाइल मेमोरी। कौन सा इसमें से वोलेटाइल मेमोरी नहीं है। तो वोलेटाइल हिंदी में भी लिख के आ सकता है, ये बात याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे अस्थाई लिखा है या स्थाई लिखा है वो लिख करके आए, कहीं कहीं ये भी लिख कर आ जाता है वोलेटाइल। तो आपको ये समझना जरूरी है कि वोलेटाइल का मतलब क्या होता है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि जो पावर सप्लाई जाने पे उसका डाटा गायब हो जाए, पावर सप्लाई कट हुआ और डेटा हमारा उड़ गया, डेटा सारा उड़ गया पावर सप्लाई कटते ही, तो वो क्या हो गए, हमारे वोलेटाइल मेमोरी हो गए। अच्छा, नॉन वोलेटाइल या नॉट वोलेटाइल, इसका मतलब हमारी परमानेंट यानी स्थायी मेमोरी, इसको हिंदी में कहेंगे। तो परमानेंट मेमोरी ऐसी मेमोरी है जिसका सप्लाई कटने पे भी हमारे डेटा गायब नहीं होते हैं, उसमें रिटेन रहते हैं। तो इसका क्या एग्जाम्पल होगा नॉट वोलेटाइल का, इसमें हो जाएगा आपका रोम। तो रोम का फुल फॉर्म हम लोग पहले भी देख चुके हैं, रीड ओनली मेमोरी, और इसके टाइप्स भी मैंने बता दिए, प्रोम, ई प्रोम, और सब में क्या डिफरेंस है वो भी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि हमारे एग्जाम में इसी पैटर्न में क्वेश्चन आया हुआ था एक प्रीवियस ईयर, अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है कि विच मेमोरी हायरार्की ऑर्डर इज करेक्ट, फास्टेस्ट से स्लोवेस्ट की तरफ जाना है। तो
फास्टेस्ट से स्लोवेस्ट की तरफ जाने के लिए मैंने बताया था सबसे फास्ट होता है रजिस्टर, उसके बाद होता है कैच, कैच के बाद होता है हमारा रैम, रैम के बाद होता है रोम, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। तो इसमें सबसे पहले रजिस्टर देखिए है कहीं पे स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग ही हमें सी ऑप्शन में देखिए रजिस्टर मिल गया, यानी कि हमारा यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे डिस्क लिखा है या फिर हार्ड डिस्क कहिए, हार्ड डिस्क, यहाँ पे डिस्क का मतलब यही है हार्ड डिस्क समझ लीजिए, या फिर ये भी हो सकता है सीडी, कौन सा डिस्क कह रहा है ये इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि ये हार्ड डिस्क ही है। तो सेकेंडरी मेमोरी, डिस्क वाले सारे सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका सबसे कम होगा। तो हार्ड डिस्क हमारा जो है सबसे लास्ट में हो गया, रजिस्टर, कैच, उसके बाद रैम और ये हार्ड डिस्क यानी सेकेंडरी मेमोरी। रोम इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं एक आपको ट्रिक वाली वीडियो लाऊंगा, 5 मिनट की रहेगी, इससे आपको पूरे जीवन में नहीं बोलेगा कौन सी मेमोरी फास्ट है स्लो है, फंक्शन भी आपको उसी एक स्टोरी से क्लियर हो जाएगा। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम्स इन कंप्यूटर। तो नंबर सिस्टम भी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें हमने देखा था कि बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये 4 नंबर सिस्टम हम लोगों ने देखे थे। और डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, इसका कन्वर्जन भी हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच नंबर सिस्टम इज यूज्ड बाय ए कंप्यूटर। तो ये क्वेश्चन PYQ भी आप देखेंगे उसमें भी आया हुआ है कि मशीन लैंग्वेज यूज होती है हमारी किस में, कंप्यूटर में, और वही सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज भी है, यानी कंप्यूटर सबसे अधिक समझता है इसको, इस लैंग्वेज को। और इसका करेक्ट आंसर फिर क्या हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज को ही बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, और बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ 2 अंक आते हैं, 0 और 1, ये 2 हमारे डिजिट आते हैं। तो हमारा ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। और इसको द्विआधारी हिंदी में कहते हैं, द्विआधारी संख्या, क्योंकि इसका आधार 2 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल हमारा, हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज्ड इन बाइनरी नंबर सिस्टम। अभी अभी मैंने बताया बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 आते हैं, तो इसका आधार भी 2 होता है, इसीलिए इसको द्विआधारी संख्या हिंदी में कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द बेस, इसको रेडिक्स भी कहते हैं, ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में मैंने बताया था 0 to 9, ठीक, जो भी संख्याएं हैं वो सारी डेसिमल नंबर सिस्टम होती हैं। हिंदी में इसको दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। और हमने जनरल पर्पज में जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी के लिए, वो सारे किस में हो रहे हैं, डेसिमल में हम लोग करते हैं, जबकि कंप्यूटर किस में करता है, बाइनरी में करता है। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसका बेस कितना होता है, इसमें 10 अंक हो गए, तो 10 अंक का हो गया 10, इसका नाम ही इसी पे पड़ा है, दशमलव संख्या पद्धति। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाइनरी नंबर। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा कि कौन सा इसमें बाइनरी नंबर नहीं है, लेकिन बाइनरी नंबर पहचानने का तरीका यही है कि जिसमें भी 0 और 1 के अलावा आए वो हमारी बाइनरी नंबर नहीं होगी। क्योंकि ऑक्टल में भी आप देखे थे कि 0 से 7 था, डेसिमल वाले में हमारा था 0 से 9, और हेक्साडेसिमल कहाँ से कहाँ तक था, 0 से 9 और उसके बाद A से F तक। ठीक, टोटल इसमें 16 थे, इसमें 10 हो गए और इसमें 8 हो गए। तो इसमें 0 1 के अलावा जो भी आएगा तो वो बाइनरी नहीं होगा, दूसरा हो सकता है। तो ये ऑप्शन तो देखिए बाइनरी का है, ये ऑप्शन भी बाइनरी का है। क्या ये बाइनरी का है, नहीं, ये बाइनरी का ऑप्शन नहीं है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये बाइनरी नंबर नहीं है। बाकी ये देखिए इसमें भी 1 1 0 लिखा है, तो ये बाइनरी है, ये बाइनरी कभी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच नंबर सिस्टम यूजेस डिजिट्स 0 to 7। कौन सी संख्या पद्धति में 0 से 7 तक अंक होते हैं, ये सवाल है। तो 0 से 7 मैंने अभी बताया, टोटल 8 अंक हो गए, और 8 वाले को हम लोग कहते हैं ऑक्टल। हिंदी में भी यही लिख कर आएगा, ऑक्टल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑक्टल नंबर सिस्टम। और इसका बेस या आधार पूछता है, आधार क्या है, तो इसका आधार है 8, जितने इसमें डिजिट यूज हो रहे हैं वही उसका आधार हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। विच नंबर सिस्टम यूजेज 0 to 9 एंड A to F। अभी अभी मैंने बताया था जो हमारा हेक्साडेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं टोटल। तो 16 में कुछ हमारे डिजिट हैं और कुछ हमारे क्या हैं, अल्फ़ाबेट हैं।
तो अल्फा डिजिट हमारे 0 से 9, ये तो डेसिमल वाले हो गए, 10 उसमें भी थे, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है, A to F। तो A to F यही हमारे एक्स्ट्रा हो गए, 10 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, टोटल हमारे 16 हो गए, और यही जो है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। ठीक, इसका एप्लीकेशन मैंने वहाँ बताया था, लेकिन इसका एप्लीकेशन मत ही जानिए तो अच्छा है, क्योंकि ऑक्टल और हेक्साडेसिमल ऐसा नहीं है, इसका यूज नहीं है कंप्यूटर में, ये बस हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं। इसका यूज माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है, लेकिन मैं उस चीज़ को इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बाइनरी से जोड़ करके ही पूछता है, तो कभी भी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर का नहीं पूछेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं उसके यूज पे ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। आप बस याद रखिए कंप्यूटर बाइनरी समझता है, और हेक्साडेसिमल ऑक्टल बस एक न्यूमेरिकल की तरह याद रखिए कि इसमें 16 डिजिट हैं और इसमें 8 हैं ऑक्टल में, बस इतना ही जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर में दो डिजिट हो गए, 0 और 1, तो 0 1 मिला करके 2 अंक हो गए, इसलिए इसका आधार 2 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेक्साडेसिमल नंबर, कौन सा इसमें से हेक्साडेसिमल नंबर है। तो अगर हेक्साडेसिमल नंबर कंफर्म कहा जाए कि कौन सा इसमें हेक्साडेसिमल नंबर ही होगा, तो वो आपका ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा, 2AF। अब कहेंगे ऐसा क्यों, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ ये सोचिए कि ये 0 1 और 2 इसमें 3 तरह के डिजिट यूज हैं, तो ये ऑक्टल भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, और हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। ठीक, अच्छा इसको देखिए, ये हमारा डेसिमल और हेक्साडेसिमल हो सकता है, जबकि A और F तो हम लोग देखे थे अल्फ़ाबेट सिर्फ और सिर्फ हेक्साडेसिमल में ही आया था, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ हेक्साडेसिमल ही हो सकता है, यानी इसका करेक्ट आंसर यही होगा। हेक्साडेसिमल नंबर कौन सा है, स्पेशली यही हमारा सी ऑप्शन है, 2AF। ठीक, अब यहाँ देखिए 1 to 8 आया है, तो ये डेसिमल में भी आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल 0 to 9 सारे अंकों को ले रहा था, और हेक्साडेसिमल में भी आ जाएगा, लेकिन मेन जो हमारा है AF वाला, ये हमारा आएगा हेक्साडेसिमल में, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर सिस्टम इज मेनली यूज फॉर ह्यूमन कैलकुलेशन। मैंने बताया था ह्यूमन कैलकुलेशंस के लिए, जो हम लोग नॉर्मली ह्यूमन कैलकुलेशन करते हैं, जितने भी हम लोग टेबल याद कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं मैथ की, ठीक, आप एप्टीट्यूड लगा रहे होंगे, ये सब क्या है, ये सब डेसिमल नंबर सिस्टम में आप कर रहे हैं, जिसका आधार 10 है, और इसमें 0 से 9 तक संख्याएँ आती हैं। ठीक है, विच नंबर सिस्टम हैज बेस 8, तो 8 वाला आधार वाला ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये भी हम लोग देख चुके हैं। इसमें कितनी संख्याएँ आती हैं, 0 से लेकर के 7, तो ये टोटल हमारी हो जाएंगी 8 संख्याएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर वाला सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का वर्क ही मैंने बताया था कि मैक्सिमम काम यही होता है कि सिस्टम को मैनेज करना, तो वो हम लोग किस में करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपाइलर ये हमारा ट्रांसलेटिंग प्रोग्रामिंग टूल था, ठीक, प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने का, जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा था, कंपाइलर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेशल काम के लिए होता है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के फंक्शनिंग को बढ़ाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल से मशीन लेवल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ट्रांसलेटर होते थे। ट्रांसलेटर को मैंने उस वीडियो में अच्छे से बताया है। तो ट्रांसलेटर 2 तरह के होते हैं, एक होता है असेंबलर, ठीक, ये असेंबली लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, बाइनरी लेवल यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में, जबकि हमारा हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में जाने के लिए 2 तरह के देखे थे, एक कंपाइलर था और एक क्या था, इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस आगे हम लोग देखेंगे, बस ये जान लीजिए ये दोनों एग्जांपल है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर किसके, हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज किसको करें, मशीन लेवल लैंग्वेज को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंपाइलर। अच्छा, आप कहेंगे इंटरप्रेटर भी ऑप्शन में दिया है, तो ऐसा क्यों नहीं हम लोग इंटरप्रेटर को टिक कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ और लिखा हुआ है, एट वंस, यानी एक बार में। तो इसका डिफरेंस भी जान लेते हैं। कंपाइलर क्या करता है, एक बार में ही पूरे
पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है, मतलब ट्रांसलेट कर देता है। मान लीजिए प्रोग्राम लिखा गया बड़ा सा, उसको एक ही बार में ट्रांसलेट कर दिया, ठीक, और जो एरर आया उसको लास्ट में शो किया। लेकिन हमारा इंटरप्रेटर क्या है, ये लाइन बाय लाइन करता है, लाइन बाय लाइन, एक लाइन ट्रांसलेट करेगा फिर अगले लाइन को वो जाएगा ट्रांसलेट करने के लिए, तो वो इंटरप्रेटर का काम है। तो यहाँ ये जो वर्ड आ गया एट वंस या एक साथ, तो वो कंपाइलर की तरफ इशारा कर दिया, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू डिटेक्ट एंड रिमूव कंप्यूटर वायरस। तो हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर वायरस को डिटेक्ट और मारने के लिए क्या यूज हो रहा था, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अच्छा, इसको किस सॉफ्टवेयर में रखेंगे, सिस्टम में रखेंगे या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में रखेंगे, किस में रखेंगे, एक बार वीडियो पॉज करके सोचिएगा। लेकिन इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ये एंटीवायरस जो भी है या कोई भी ऐसा हमारा क्लीन अप करके, आप मोबाइल में भी देखे होंगे, एक ऐप होता है जो हमारे फालतू के स्टोरेज को क्लीन करता है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि एंटीवायरस क्या है, तो वो एक तरह का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे किसके एग्जाम्पल हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी MS वर्ड। ये क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो MS वर्ड की वीडियो आप देखे होंगे, ये डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन ट्रांसलेटिंग असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। अभी मैंने बताया था जो असेंबलर होता है, असेंबलर, इसका काम क्या होता है असेंबलर का, ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अच्छा, दोनों ही हमारे लो लेवल लैंग्वेज हैं, ठीक, दोनों लो लेवल लैंग्वेज हैं, असेंबली और मशीन। बस जो हमारा सेकेंड जनरेशन आया था, सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज आई थी, क्योंकि 0 और 1 इन सब इंस्ट्रक्शंस को याद रखना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो असेंबली लैंग्वेज में हमने निमोनिक कोड्स यूज किया, निमोनिक कोड्स। तो निमोनिक कोड्स यूज हुए किसमें, असेंबली लैंग्वेज में, और चीज़ों को याद रखना थोड़ा आसान हुआ, ठीक। और मशीन लेवल लैंग्वेज में हमारा 0-1 बाइनरी पे ही काम कर रहा था। तो इसके लिए एक ट्रांसलेटर की भी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि कंप्यूटर तो हमारा मशीन लैंग्वेज में काम कर रहा है, उसी को हम लोग कह रहे हैं असेंबलर, ठीक। कंपाइलर, इंटरप्रेटर देख चुके हैं हम लोग, डीबगर अभी आगे देखेंगे। विच सॉफ्टवेयर मैनेजेज फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने बताया था कि मेमोरी मैनेजमेंट भी किसका वर्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट किसका वर्क हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो फाइल और डायरेक्टरी को कौन मैनेज करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज MS एक्सेल। तो MS एक्सेल क्या है, MS वर्ड क्या है, MS एक्सेल क्या है, और पावर पॉइंट क्या है, ये सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये पार्टिकुलर काम को करते हैं। ये एग्जाम्पल हो जाएगा ऑप्शन डी का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला है हमारा 8वां क्वेश्चन, विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज यूज टू कंप्रेस फाइल, ठीक। तो कंप्रेस फाइल के लिए हम लोग देखे थे क्या, ZIP, ये हमारे कंप्रेस फाइल का एक्सटेंशन था, फाइल एक्सटेंशन मैंने बताया था ना उसमें, फाइल एक्सटेंशन में, कि कंप्रेस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, जिप फाइल। तो जिप फाइल में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, विनजिप या विनरार, विनरार या विनजिप। ये हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर को कंप्रेस करने में यूज कर रहा है, यानी कि एक फंक्शनिंग को बढ़ा रहा है। तो कंप्रेसेस यूटिलिटी रिड्यूसेस फाइल साइज, तो फाइल साइज को कम कर रहा है, तो एक तरह से फंक्शनिंग को बढ़ा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच सॉफ्टवेयर इज इसेंशियल फॉर रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम सी होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिर्फ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कंट्रोल नहीं कर रहा है, बल्कि एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करा रहा है हमारे जो अदर सॉफ्टवेयर हैं एप्लीकेशन वाले, उनको रन करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन कितने तरह से पूछ रहा है। और मैंने जब वीडियो बनाया था ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसमें मैंने फंक्शन इसीलिए बताया था,
मैंने जब फंक्शन बताया था तो मैं बताया था कि जो ये फंक्शन है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सारे बनते हैं बारी बारी से। तो अगर आप वीडियो नहीं देखें ऑपरेटिंग सिस्टम का तो ज़रूर देखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन श्योर है आना है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लाइनक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच लैंग्वेज प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। अभी अभी मैंने बताया था एक आया था अभी एट वंस, मतलब एक बार में कौन कन्वर्ट करता है, तो हमारा कौन सा था? कंपाइलर। लाइन बाय लाइन मैंने बताया था एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है, कौन है वो? इंटरप्रेटर। तो ऐसे लैंग्वेज चेंज कर करके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DBMS, क्योंकि इसका ही फुल फॉर्म ही होता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, एक PYQ किए थे उसमें भी हम लोग का आया था RDBMS, तो उसमें पूछा था RDBMS क्या होता है, एग्जाम में पूछा था प्रीवियस ईयर, अगर आप देखे होंगे वीडियो तो उसमें आया था RDBMS। तो RDBMS क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, तो आपको ये चीज़ रिकॉल हो गई, रिलेशनल याद रखिएगा RDBMS। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर चेक्स डिस्क एरर। तो डिस्क के एरर को चेक करने के लिए स्पेशली जो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो स्कैन डिस्क है या चेक डिस्क है। तो स्कैन रिलेटेड आ गया तो आप समझ गए हैं कि क्लीनअप, स्कैन करने वाला जो भी है, एंटीवायरस है, ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हो गए। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने लिख भी दिया है, स्कैन डिटेक्ट्स एंड फिक्सेस डिस्क एरर। तो स्कैन डिस्क का यूज यहाँ पे आ गया। तो नाम से ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, स्कैन डिस्क या चेक डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच सॉफ्टवेयर अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस ए सिस्टम एट द सेम टाइम। तो ये चीज़ हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं सॉफ्टवेयर वाले में, एक बार मैं यहाँ पे फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक होता है हमारा, दो टर्म होता है, एक टाइम शेयरिंग होता है, लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, और एक होता है मल्टीटास्किंग। ठीक, और मल्टी प्रोसेसिंग भी होता है, तो वो हम लोग नहीं देख रहे हैं अभी। हम लोग टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग पे ध्यान देते हैं। तो टाइम शेयरिंग में क्या होता है कि एक कंप्यूटर रिसोर्स को कई सारे यूजर यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक यूजर है, यहाँ पे एक यूजर है, यहाँ पे एक यूजर है। तो मोर देन वन यूजर अगर एक कंप्यूटर रिसोर्स को यूज कर रहा है तो वहाँ पे हमारा टाइम शेयरिंग होगा। जबकि मल्टीटास्किंग क्या था? मल्टीटास्किंग में यूजर एक ही है, लेकिन एक ही सिस्टम पे वो कई सारे प्रोग्राम रन कर रहा है, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3। यानी कि जैसे हम लोग मोबाइल में एक साथ कई चीज़ें देख रहे होते हैं, कई सारे एप्लीकेशन चल रहे होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? मल्टीटास्किंग कहेंगे। जबकि एक ही टाइम पे अगर कई लोग उस रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, एक ही कंप्यूटर को, और यूजर ढेर सारे हो गए, तो उसको कहेंगे टाइम शेयरिंग। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है इससे। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? एक ही समय में कई उपयोगकर्ता आ गया ना, कई सारे यूजर, तो कई सारे यूजर आ गए इसमें। कई सारे उपयोगकर्ता को सिस्टम उपयोग की अनुमति कौन सा सॉफ्टवेयर देता है? तो यहाँ पे तो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम में आएगा कि टाइम शेयरिंग उसको कहते हैं या मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो यहाँ पे मल्टी यूजर का कॉन्सेप्ट है, वहाँ टाइम शेयरिंग आएगा। और जहाँ पे मल्टीटास्किंग का मतलब एक यूजर कई सारे काम कर रहा है, वहाँ पे मल्टीटास्किंग उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज फर्मवेयर। फर्मवेयर किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? तो ये एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आपको एक एग्जांपल और मिल गया कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसका एक एग्जांपल हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम देखे थे, और दूसरा हमें फर्मवेयर मिल गया। फर्मवेयर, अच्छा फर्मवेयर होते क्या हैं? तो ये एक लो लेवल सिस्टम प्रोग्राम होते हैं जो कि हमारे रोम में स्टोर होते हैं। ठीक है, इसका काम ये होता है कि जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के जो इंस्ट्रक्शंस हैं और हार्डवेयर है, इन दोनों के बीच में एक पुल की तरह काम करना। ठीक, उसको
डिकोड करना, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करना और हार्डवेयर से कनेक्शन बैठाना, ये सारी चीज़ें का काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है फर्मवेयर करता है। एक मैंने फ्रीवेयर बताया था, फ्रीवेयर जो फ्री में अवेलेबल है, बिना किसी पेमेंट के हम लोग कोई सॉफ्टवेयर यूज कर पा रहे हैं तो फ्रीवेयर हो गया। एक हम लोग देखे थे फायरवॉल इंटरनेट वाले में, तो नेटवर्क से कोई भी अनवांटेड या कोई भी ऐसा एक्सेस ना कर पाए अनऑथराइज, उसी के लिए फायरवॉल लगाया जाता है। फ्रीवेयर भी मैंने बता दिया और फर्मवेयर भी बता दिया, तो ये सारे टर्मिनोलॉजी क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू फाइंड एंड रिमूव सिस्टम बग्स। तो जो एरर होते हैं एग्जाम में करके पूछ लेता है, एरर को हम लोग बग कहते हैं और इसको जो रिमूव करता है उसी को डीबगर कहते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद करिएगा। डीबगर हेल्प्स आइडेंटिफाई एंड फिक्स प्रोग्राम एरर्स। तो एरर को ही हम लोग बग कह देते हैं, ठीक। जैसे वायरस का अपोजिट एंटीवायरस यूज कर रहे थे, वैसे जो भी हमारे प्रोग्राम हम लोग खुद से जो प्रोग्राम बनाए उसमें कोई एरर आ रहा है तो उसको बग कहते हैं कंप्यूटर में, BUG। और बग को निकालने के लिए, हटाने के लिए डीबगर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स बैकअप एंड रिकवरी ऑपरेशन। तो बैकअप और रिकवरी ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस बढ़ा रहे हैं एक तरह से, ठीक। तो ये किसके अंतर्गत आ गए? यूटिलिटी के अंतर्गत आ गए। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ये एग्जांपल है, ये ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज मेनली यूज्ड इन सर्वर्स। तो लाइनेक्स और यूनिक्स मैं बता चुका हूँ, उबुंटू और इसका एक वर्जन था, ये दोनों किस में यूज हो रहे थे? लाइनेक्स के और यूनिक्स के। ये सारे सर्वर में यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं? लाइनेक्स एंड यूनिक्स आर स्टेबल एंड सिक्योर फॉर सर्वर्स, तो इसीलिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन आज का देखते हैं, विच सॉफ्टवेयर एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो ये भी किसका फंक्शन था? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फंक्शन था कि यूजर और कंप्यूटर या फिर हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस का काम करे उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं और कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और लेक्चर के सारे नोट्स उसमें फ्री में अवेलेबल हैं। सारे नोट्स आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करिए। थैंक यू।